दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग देख रहे थे यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस देख रहे थे। तो इसमें जीएस 4 का ये सिलेबस है, जीएस 4 का सिलेबस है ये, और यही सिलेबस सेम यूपीएससी के मेंस का है। ठीक है, तो कॉमन है पेपर 1 यूपीएससी और यूपी पीसीएस में पेपर 1, 2, 3 और 4 लगभग कॉमन है। जो पेपर 5 है और पेपर जो 6 है ये यूपी स्पेशल है। तो यही डिफरेंस है बस इसमें मेंस में यूपीएससी और यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो पेपर जो 4 है उसका देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं यूपी पीसीएस में। ठीक है, यूपी पीसीएस या यूपीएससी दोनों कह सकते हैं। आईएएस और पीसीएस में दोनों सिलेबस जीएस 4 के, जीएस 2 के, जीएस 3 के, जीएस 1 के सेम ही हैं। तो जीएस 4 का पेपर है। तो पहला इसमें जो सेक्शन है उसमें जो दिया है नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध दिया हुआ है। तो ये पहला टॉपिक है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे पेपर 4 तो क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा। अगर सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध जो है ये पूरे हेडिंग है, इसके अंदर सब टॉपिक है। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। कोई माना जो कोई भी कृत्य करता है, अगर कोई भी काम करता है, वो अपने पर्सनल जीवन का हो सकता है या पब्लिक जीवन का हो सकता है, तो क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, उसमें क्या समाहित है उसके कार्यों में, तो उसको बताना है। इसके निर्धारक क्या क्या हैं और इसके परिणाम क्या क्या हैं। नीति शास्त्र के आयाम क्या हैं। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र जो बताया है शुरुआत में आपको, तो वो है कि निजी और सार्वजनिक। निजी मतलब कि पर्सनल लाइफ में अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, वो पर्सनल लाइफ होती है। परिवार के साथ, मित्रों के साथ पर्सनल लाइफ है जिसको निजी जीवन कहते हैं। और सार्वजनिक जीवन है जहाँ वो जॉब करता है, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है जॉब वो। ठीक है, या तो सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट नौकरी करता हो। तो सार्वजनिक जो है संबंधों में नीति शास्त्र का क्या महत्व है उसको पढ़ना है। ठीक है, इसका दूसरा जो टॉपिक है अभिवृद्धि। ठीक है, तो अभिवृद्धि या इसको एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड कैसा है आदमी का, अभिवृद्धि कहते हैं हिंदी में। तो अंतर वस्तु या कंटेंट इसमें क्या है, कंटेंट क्या है इसकी संरचना क्या है, कार्य क्या है, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध क्या है, ये बताना है। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। तो इंग्लिश में है ये कंटेंट है स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर क्या है, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे होते हैं, और सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा हमको देख लेना है। तो ये पूरा इसका सिलेबस है, दूसरा टॉपिक है इसका। तीसरे में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कि सिविल सेवा के लिए अभिरुचि क्या होती है, बुनियादी मूल्य क्या होते हैं। तो मूल्य वैल्यूज जो है, वैल्यूज वाला जो टॉपिक है इसमें वैल्यूज में आपको पढ़ाया गया होगा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन हम कराएंगे। तो बुनियादी मूल्य क्या है, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी। निष्पक्षता और गैर तरफदारी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और समानुभूति, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और सहिष्णुता क्या है, करुणा क्या होती है। इसके बारे में जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन अगर ना समझ में आता हो तो कोई एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझेंगे इसको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो तीसरा हो गया ये। चौथा टॉपिक है संवेगात्मक वृद्धि। इसको क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणाएं क्या क्या हैं, इसके आयाम क्या हैं, प्रशासन और शासन व्यवस्था में इसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। पांचवा में है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान क्या है। तो भारत तथा विश्व दोनों का पढ़ना है। जैसे अरस्तु हो गए, कांट हो गए, फिर गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो इन सब की जो भारत तथा विश्व के नैतिक विचारक हैं तथा उनके तथा दार्शनिकों का योगदान क्या है, किस में, नीति शास्त्र में क्या योगदान है,
वो कोई भी नीति शास्त्र हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल नीति शास्त्र हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में डॉक्टरों का क्या नीति शास्त्र है, पब्लिक सेक्टर में क्या नीति शास्त्र है। तो हर सेक्टर में क्या क्या विचार दिए हैं भारत के और विश्व के जो नैतिक विचारक हैं, उनके योगदान को हमको इसमें समझना होता है। ठीक है। छठवां है कि लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र क्या है, इसको भी देखना होता है। तो स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं। तो ये दुविधाएं में जब लोग फंसते हैं, कोई गरीब आदमी आता है तो आपको दया भी आती है कि नहीं, अगर कोई कार्ड बनवाना चाहता है तो मैं इसका फ्री में कार्ड बना दूं, और बहुत ज़्यादा गरीब है तो, मगर आपका जो जो दुविधा में तब फंस जाते हैं आप कि आप फ्री भी करना चाहते हैं और फी लेना भी ज़रूरी है आपको, तो फी अपने जेब से आपको भरना होगा, तो आप दुविधा में फंस जाएंगे। तो इन सबको कैसे, इससे कैसे निकलना है, वो सबको इसमें पढ़ा जाता है। नैतिक मार्गदर्शक क्या होते हैं, कि स्रोत क्या हैं, नियम क्या होते हैं, नियमन तथा अंतरात्मा की जवाबदेही क्या होती है, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का जो सुदृढ़ीकरण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में ये जो फंडिंग होती है में नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं, कारपोरेट शासन व्यवस्था में नीति शास्त्र कैसे काम करता है, इसको इस वाले टॉपिक में पढ़ा जाता है। तो काफ़ी बढ़िया से पेपर 4 अगर आपने पढ़ लिया है तो भले से आप कुछ अधिकारी बने ना बने, एक अच्छा व्यक्तित्व तो आपका बन जाएगा। तो पेपर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है। 7वां टॉपिक है इसमें, शासन व्यवस्था में ईमानदारी क्या होती है, तो उसको इसके बारे में पढ़ना होता है इसमें। तो लोक सेवा की अवधारणा क्या है, कि लोक सेवा की अवधारणा क्या है, कैसे लोक सेवा आई है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, इस वाले टॉपिक में इसको पढ़ा जाता है। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता किस तरह से लानी चाहिए, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र। ये देखते होंगे आप, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो नागरिक घोषणा पत्र वहाँ लिखा होता है, चिपकाया गया होता है कि हम क्या क्या सेवाएं देते हैं, अब इस सेवा देने के लिए हम बाध्य हैं, तो इसमें पूरा अपना दिया गया होता है इसमें। कार्य संस्कृति, मतलब कि वर्क प्लेस पे उसकी संस्कृति क्या होनी चाहिए, जहाँ पे लोग काम करते हैं जाके ऑफिस की, तो वहाँ पे किस तरह का होना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, ये सब बातें। सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता किस तरह से प्रदान की जाए सेवाओं में, लोक निधि का उपयोग कैसे किया जाए, और भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ से कैसे निपटा जाए, तो इसको बारे में इसको पढ़ा जाता है शासन व्यवस्था में ईमानदारी में। ठीक है। और 8वां जो है ये इम्पोर्टेंट है, कई पूछता है इसमें। तो उपयुक्त विषयों के मामले पे जितना हमने 7 में जितना हमने पढ़ा है, उसी के अध्ययन पे हमको केस स्टडी मिलती है, कोई सिचुएशन दी जाती है आपको, पूरा लिख के दिया जाता है सिचुएशन कि आप कहीं के डीएम हैं और अचानक से कहीं आग लग गई, कहीं पे बगल में कोई जल रहा है, उसके बगल में कोई मरने की कगार पे है, तो आप किसको पहले ट्रीटमेंट करवाएंगे, जो घायल है उसको या जो मरने के कगार पे है उसको। तो इस तरह से आपको फंसाया जाता है, आपको डायलेमा में डाला जाता है। तो उस डायलेमा से आप कैसे निकलेंगे, किस स्टडी के द्वारा आपको लिख के बताना होता है। तो उससे आपका पूरा मनोवृत्ति वो पहचानने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं और आप किस तरह के आदमी हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आपका व्यक्तित्व समझा जाता है, आंसर में ही समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह के लोग आदमी हैं। तो ये पेपर 4 में जांच होती है आदमी के व्यक्तित्व की। तो ये पूरा पेपर 4 है। ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ समझ नहीं आएगी ये क्या बता रहे हैं, सब नियम उम क्या है, क्या धारणाएं क्या है, मगर जब क्वेश्चन आएगा इसका, जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं कितना आसान है ये। तो आसान है, दैनिक जीवन में दैनिक उदाहरण से, अगर जो आपके लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस से जो घटना घटी हुई है, तो उन चीज़ों को लेके अगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका पूरा यही हमारा GS 4 का सिलेबस था। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, और जब मौका इसको मिलेगा, अभी समय जब मिलेगा, तो इसका थ्योरी पार्ट भी हम इसको धीरे धीरे अपलोड कर देंगे चैनल पे। ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें आप तो। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है।